मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री बद्री सिंह भाटिया की कहानी संग्रह मेरी चयनित कहानियों में संकलित कहानी छल्ले में जिंदगी लेकर। मशीनों से घिरे दीप देव अस्पताल में निस्पंद लेटे हैं। बेटा सनी उनकी बगल में स्टूल पर बैठा एक मशीन की स्क्रीन पर चलती उछलती एक हरी रेखा के साथ चलते छल्ले को देख रहा है। धड़कन अपनी गति बता रही है जो बीच बीच में क्षणांश के लिए रुक सी जाती है, तब एक लकीर सी बनती है, मगर फिर छल्ला ऊपर नीचे चलता हरे रंग की रेखा खींचता चला जाता है कहीं और फिर दूसरे सिरे पर प्रकट हो जाता है। उनकी सांसें दिल से होती मशीन के जरिए शरीर में लौटती सी प्रतीत हो रही हैं। प्रतीत हो रहा है कि रक्त का संचार हो रहा है। क्षणांश को रुकने वाला छल्ला उनके न रहने की भी सूचना देता रहता है कि जैसे ही यह पूरी तरह रुका एक रेखा सी बनी और फिर सब खत्म। वो परेशान है, माँ से नाराज भी। उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो इन्हें अपने साथ ले जा सकता था। अपनी भीतरी कश्मकश में वह कितनी बार पिता के बिस्तर के गिर्द घूम कर बैठा है। कितने सवालों के उत्तर उसे नहीं मिल रहे। माथा गर्म और दिल की धड़कन कुछ तीव्र भी। कुछ देर बाद नर्स डॉक्टरों के साथ आती है। तब उसे बाहर जाना होता है और तभी अंदर आना होगा जब वे कुछ पूछने मात्र के लिए बुलाएंगे। उसने एक बार पूछा भी था कि डॉक्टर कहीं और ले जाने की जरूरत। डॉक्टर ने उसे नकारते से कहा था, ठीक होने पर या इस योग्य होने पर अभी रिस्क है। डॉक्टर उसका कंधा दबाकर आगे निकल गया था। वो बाहर आ जाता है। बाहर बेंच पर उसकी माँ सुलोचना बैठी है, निराश सी। भीतर से बाहर निकलते उसे वो देख लेती है। वो उसके पास आता है। उसकी माँ निर्निमेष उसके चेहरे को ताकती पढ़ने की कोशिश करती रहती है, मानो वो ऑपरेशन थिएटर से निकला डॉक्टर हो और ऑपरेशन कर बाहर आया हो। अभी बताएगा कि प्रश्नाकुल दृष्टि अभी भी वैसी ही है। यह हाल कुछ यूं बना है। एक और सीढ़ियां धरातल से 7वीं मंजिल तक, तीसरी मंजिल पर बाहर निकलने का गेट है जिससे अस्पताल के दूसरे खंड की ओर जाया जा सकता है। बाहर मेन सड़क पर भी सीढ़ियों पर लोग बदस्तूर ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। कोई दौड़कर हाथ में पैकेट लिए कहीं जाने की जल्दी में वो लगभग सीढ़ियां फलांग रहा होता है। हॉल की दूसरी ओर लिफ्ट है। लिफ्ट से डॉक्टर, नर्स, सामान्य जन और मरीज आ जा रहे हैं। कुछ मरीज स्ट्रेचर पर भी ले जाए जा रहे हैं। लिफ्ट को आराम नहीं। सामने बरामदा है। बरामदे को हाल से अलग कर दिया गया है, दीवार से दीवार तक। एक जालीदार पार्टीशन, बीच में एक दरवाजा। दरवाजे पर गेटमैन। गेट के बाहर दोनों ओर आदमियों की हल्की भीड़ खड़ी है। सनी जानता है ये सब अपने अपने मरीजों की जानकारी मिलने आदि के लिए गेटमैन के साथ बतिया रहे हैं। शायद मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यदि वो मान जाए तो वे असमय भीतर जा सकते हैं। ये सामान्य वार्ड का गेटमैन है। उसके पिता तो विशेष वार्ड में है। भीतर जाने का पास बना है। नियम यह है कि मरीज के साथ केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, वो भी बस यूं ही। मरीज की सारी जानकारी नर्स रख रही है। समय समय पर आ जा रही है। चुप। हॉल में बाकी जो खाली जगह बची है उसमें 2 दीवारों के बीच 2 बेंच और बीच में 2 कतार कुर्सियों की। मरीजों के अभिभावक यहाँ बैठ सकते हैं। यही सनी की माँ सुलोचना प्रतीक्षारत है। शोर की हल्की सी हम, किसी नोकदार सैंडल पहने लड़की के सैंडलों की टक टक करती आवाज एक चुभन और विशेष दृष्टि को आमंत्रण देती है। फिर वही अवस्थिति, वही तनाव, वही प्रतीक्षा। सनी माँ के साथ एक और आ जाता है। कहता है कि भीतर डॉक्टर आए हैं, इसीलिए। थोड़ा संयत हो माँ ने बैग से टिफिन निकाला, उसे थमाया, इस आशय से कि वह कैंटीन में जाकर खा ले। यहाँ तो अच्छा नहीं होगा। कितनी बार कह चुका है, माँ चिंता न करो, यही खा लिया करूंगा। और लोग भी तो यही मैट बिछा लिया करेंगे। और तभी पॉकेट में रखे फोन पर बीप की आवाज आती है। फोन निकालता है, स्वाइप कर कान से लगाता है, थोड़ा अलग हट जाता है। हेलो राधिका? पत्नी का फोन है। राधिका पूछती है, आवाज उस तक ही है। कहता है, बहुत ठीक तो नहीं है पर पल्स कल से कुछ ठीक है। डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये अत्यधिक स्ट्रेस के कारण ही हुआ है। इन्होंने कभी अपनी तकलीफ बताई ही नहीं। बस नहीं, वहाँ नहीं ला सकते। तू सुना, नौकरी, बच्चा। पर हाँ, पर अब यहीं का सोचना होगा। हाँ यार, कितना पैसा चाहिए? इनके पास भी तो है। पर आज ना। अरे किस कीमत पर? माना जीवन में पैसे का महत्व है, पर अरे सब ठीक हो जाएगा। तुम तो। वो फोन काट देता है। उसका चेहरा तमतमा सा गया है, चेहरे पर हल्का तनाव। वो चुप। वो माँ के पास आ जाता है। माँ ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या बात? बताया, कुछ नहीं। बीमारी से चिंतित है। कहती है यहाँ ले आओ। ऐसी स्थिति में नहीं समझती,
पर पापा की स्थिति। वो चुप हो जाता है। माँ ने और कुछ नहीं पूछा। समझ गई बहू उसका यहाँ रहना ठीक नहीं समझ रही, उसे इसकी जरूरत है। मन ही मन कहा, हाँ सबको होती है। दूर देश में तो लड़कियां नए घर में आकर पति के प्रति पॉजिटिव हो ही जाती हैं। वह स्वयं को उसके व्यवहार से मिलाती है, फिर होंठ बुदबुदाते हैं। मन में विचार, यदि वो जोर देगी तो वह इसे भेज देगी, पर बहू ऐसी भी नहीं है। वो उनका खूब मान करती है। ये जब लखनऊ में थे तो वे दोनों भी गए थे, खूब सेवा की, मम्मी मम्मी पापा पापा। यदि ये कुछ कह भी देता तो सास ससुर की ओर से बोलती, और संडे को सुबह ही घोषणा, बस आज ब्रेकफास्ट, फिर घूमने चलेंगे, खाना वहीं खाएंगे। वह कहती तली चीजें तो वो बात काट देती, मम्मी ये महानगर है, बड़े बड़े होटल हैं, कहोगी तो उबला भी मिल जाएगा, बस ऑर्डर, आप फिर कब आएंगी। इनकी कंपनी तो बदलती रहती है। ये तीसरा स्टेशन है। कहते हैं कलकत्ता में नया कार्यालय खोलना है, उसे स्थापित करना होगा। उन्हें तो बस यही दिखते हैं, फिर कब विदेशों में भेज दिए जाएंगे पता नहीं। बस आदेश, जाओ सनी जी इंस्पेक्शन कराओ। यदि कहीं अध्यापन में होते तो तब वह कहती, बेटा अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना हमारा फर्ज था और हमने कोशिश की। अब हमारे देश में ये काम नहीं होते, चीजें नहीं बनती, तो यदि यहाँ भी होता तो हमारे युवा विदेश क्यों जाते। यहाँ नया काम करने की भी सुविधाएं नहीं है, फिर कुछ है भी तो चाचा भतीजा मामा। वो कितना सोच और कह जाती है। तब बहू कहती है, मम्मी बस अब कुछ नहीं, आपको चलना है। ये कह वो पति का मुंह देखती है। पति भीतर ही भीतर पुलकित, मानो कह रहे हो कि ले दे जवाब बहू को, सारी उम्र मुझे ही। तो वह विषय बदल देती है, बेटा कभी अपने माता पिता को भी। बहू फट कह देती है, वे आना ही नहीं चाहते, उनसे अपना कारोबार ही नहीं छूटता। कहा कि भैया है, काम संभाल तो रहा है, पर अच्छा चलो नहा लो, पापा जी आप भी शेव कर लो, आप तो पूजा भी लंबी करते हैं। कहीं कंपनी से फोन आ गया तो या तो 3 घंटे बाद या कोई आदेश, तब मजा नहीं आएगा। कप उठा वो चल देती है। इतने में पोता आ जाता है। दादी गुड मॉर्निंग। दादू कहाँ है। नाराज हूँ, आज स्टोरी नहीं सुनाई। वह हंसती है, पुचकारती है, तू मुझसे तो सुनता ही नहीं, मुझे भी आती है। बच्चा कहता है, आप देर बहुत लगाती हैं, मजा नहीं आता। बच्चे की बात पर वो खूब हंसती है, भीतर ही भीतर कह उठती है, ऐसे बच्चे बहू सबको दे भगवान। वो फिर कुछ देर के लिए खो जाती है। वो अपने में लौटती है, मन में सजग हो कहती है, नहीं बहू ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, सनी के मन में ही कुछ चल रहा है। वो मुझसे ही नाराज है कि जल्दी क्यों नहीं बताया। अब मैं क्या बताती, ये अपना दुख बताते ही नहीं थे, अपने में ही घुले रहते थे, लड़ते रहे अपने से जाने कब से। हाँ उसकी तकलीफ का अपनी समझ से उपचार करते और तीमारदारी में लगे रहते थे। इनकी सोच थी कि पत्नी कभी जरा सी भी ऊं या उफ न करे। सामने का दरवाजा कड़ड़ की आवाज से खुलता है। आवाज हॉल में पसर जाती है। उस वार्ड के अभिभावकों की निगाहें उस ओर हो जाती है। तब तक बेटा 2 चपातियां खा लेता है। वो बेटे से कहती है कि वो भीतर जाना चाहती है, तब तक वो चाय पीकर आए। डॉक्टर वार्ड से बाहर निकल जाते हैं और वो भीतर चली जाती है। सनी वहीं बेंच पर बैठ जाता है, हॉल के लोगों को निहारता। कुछ देर सनी वैसा ही बैठा रहता है। पास में कोई जानने वाला भी नहीं होता तो बतियाता। कई बार आसपास के बिस्तरों वाले मरीजों के अभिभावक यहाँ मिल जाते हैं, अपने अपने दुख परेशानियां साझा करते हैं, हल्का महसूस करते हुए। जाने कितने दुख इस अस्पताल के कमरों सीढ़ियों में सिमट कर पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, बस जो नहीं पूछा वही सही और मौज में। उसे लगता है कि अस्पताल दुखों का घर है और कहीं मौत का डेरा भी यही है। उसने माँ का बैग उठा लिया। उसे लगा इसमें एक पुस्तक सी है। देखने से पहले मन ही मन कहा, क्या है माँ भी यहाँ भी पूजा का गुटखा उठा लाई। पर खाली वक्त में ये भी एक सहारा होता है, इससे भी बात की जाती है। भगवान से प्रार्थना और शिकायत भी। उसने पुस्तक बाहर निकाली। अरे ये तो पिताजी की डायरी है। डायरी का पुराना कवर धूमिल हुए सन लिए हुए था। पिता को आदत थी, जब वे किसी बात से प्रभावित होते थे तो उसे डायरी में लिख देते थे। यूं वे नियमित डायरी नहीं लिखते थे। एक डायरी कई साल चलती थी। हर बार लिखते समय अपने हाथ से दिन अंकित करते हैं। वे कहते थे, बेटा डायरी भी एक साथी होती है, याद कराती है। कितने चित्र एक बार की उभरते मिलते हैं। फिर यह भी कि हम कहाँ से चले थे, ये एक यात्रा होती है। और फिर चुप हो जाते थे। कुछ देर बाद कहते, चलो चाय पीते हैं। तब इनसे बतियाने सुनने का इतना समय कहाँ होता था। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, साथियों के साथ घूमना गपियाना, देर से घर लौटना, बस
यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तो चयन हो गया था। मल्टीनेशनल कंपनी ने उसके विगत रिकॉर्ड को देख कहा था, ठीक है आ जाओ, 3 महीने की इंटर्नशिप और फिर जॉब, 15,000 देंगे पहले, रहने का हमारा, खाने का भी कर देंगे, फिर जॉब के बाद अपना कर लेना, पैकेज वहीं तय करेंगे, ठीक? ठीक है, उसने कहा था। आराम कहाँ मिला। पिता खुश, उनकी ताकीद, उनकी शिक्षा, माँ के संस्कार रंग लाए थे। बेटा आज्ञाकारी बेटा, एकदम बेंगलुरु। 3 के 6 महीने हो गए, मानदेय बढ़ गया था। अभी उनके किए प्रबंध में ही था, मन किया कि घर फोन किया जाए माँ के लिए। उसे पता था कि पहले पिता ही सुनते हैं, उनसे उसी तरह बात हो जाएगी। अभी हाल ही तो जानना था, अपना बताना था कि जॉब चल पड़ी है। उस दिन फोन पिता ने ही सुना था। खुश हुए और ताकीद की कि वहाँ लोग युवाओं को नशे में उलझाते हैं, कई लड़के तो पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाए। उसने पिता की बात काट माँ से बात करने के लिए कहा था। पापा माँ से बात करवाओ। वह रसोई में थी। उन्होंने वहीं से फोन कान में ही रखे आवाज लगाई थी। वह आई। हाँ बेटा कैसा है? तब कहा था मम्मी कंपनी कहती है। इतना झिझका था वह कहते, अपनी बात नहीं कह सका था। तब माँ ने पूछा था, हाँ बेटा बोल क्या बात है? कुछ मम्मी कंपनी कहती है कि, फिर बात अधूरी। मानो गले में थूक ही नहीं, फिर एकदम कह दिया कि कंपनी चाहती है कि वह 3 साल के लिए विदेश जाए, इसलिए यदि वह अपनी पत्नी को भी ले जाना चाहे तो कंपनी उसका वीजा भी तैयार कर देगी और किराया भी। और देखो माँ को, उसने एकदम समस्या हल कर दी। पूछा तेरी कोई जानकार है या कोई? मम्मी यूनिवर्सिटी में थी एक, पर पता SMS करता हूँ। और माता पिता की दौड़ भागे इतना कि हाँ पर हाँ होती गई। शादी और बेटा बहू विदेश रवाना। 3 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। वे आए और नौकरी बदल ली। बोला वो माता पिता से दूर नहीं रहना चाहता, यहीं अपने देश में कम पैसे में ही रहना चाहता है। वो डायरी खोलता रहता है, पन्ने पलटता रहता है। पिता के जीवन के जाने कितने अनछुए पहलुओं का उसे पता चलता है। आगे का पन्नों पर वह एक जगह रुक जाता है। पिता लिखते हैं, आज बेटे का फोन आया, उसे विदेश का ऑफर मिला है। कितना खुश हूँ मैं। शादी की बात तो हमारी बिरादरी से होती तो ठीक था, पर बेटे की पसंद है। पर वे लोग हमसे कुछ बड़े लगते हैं। शादी ब्याह तो बराबरी में ही तो कल कहीं, पर चलो बेटे की खुशी। हाँ वे बड़े ही हैं, शिक्षा में भी और पैसे में भी। अब पता नहीं लड़की कैसी होगी। ये अमीरों की लड़कियां तो देखने में तो अच्छी लगी, बातचीत में भी बनावट नहीं, भली लगी, पर कहीं गर्वीली हुई तो आजकल की तरह नहीं है। पत्नी कहती है सब उंगलियां एक समान नहीं होती, देखा जाएगा। इस समय तो शुगर हो गई है, ये बुढ़ापे की निशानी है। अब कुछ तो होना ही है ना। डॉक्टर कहता है कि बहुत बढ़ गई है, नियमित इलाज से ठीक हो जाएगी। पत्नी की बदली हो गई है, काफी जिद्दोजहद के बाद रुकी। अब ये हर 2 साल बाद मुख्यमंत्री का नोट लगाना, कुछ जमा नहीं। नॉट टू बी डिस्टर्ब का नोट कब तक चलेगा? कितनी मिन्नतें, उफ अब नहीं। घर से भी संदेश आया है, गांव जाना जरूरी है। करता हूँ कुछ, कल चला जाऊंगा। जमीन का तो देखना ही है। सनी ने कुछ और पन्ने पलटे। पिता रिटायर हो गए हैं। लिखा था अब घर सूना सा लगता है। बेटी भी ससुराल चली गई है, बेटा भी दूर है। अब संपर्क के लिए केवल फोन। प्रतीक्षा कब वे उपलब्ध होंगे। व्यस्तता, पोता भी तो गोद में खिलाने का सुख। एक लंबी लकीर दी है आगे। हृदय मॉनिटर पर छल्ला एक जगह रुक गया हो। वो सोचता है कि एक संतान ठीक नहीं होती, 2 लड़के हो तो ठीक, एक को पास रखा जा सकता है। कितना बेवकूफ हूँ मैं, अपना स्वार्थी। नहीं एक ही ठीक है। अच्छी पढ़ाई तभी तो दे पाया। एक बेटा एक बेटी, भाग्यशाली हूँ मैं, दोनों आज्ञाकारी। सनी सोचने लगता है पिता ने कितनी मेहनत से बनाई थी ये इमारत। घर एक 4 दीवारी, कुछ मंजिलें जहाँ आप कभी भी आ जा सकते हैं। वर्षा, पानी, सर्दी गर्मी से बचने के लिए खोल, भीतर कुछ कमरे, कपड़े। क्या सोच है, वाह। पहाड़ी ढलान में लिए इस प्लॉट में घर बनाने से पहले बोले थे औरों की तरह नहीं करना, लालच ठीक नहीं। इसमें पहले केवल 2 कमरों की जगह निकालो, फिर ऊपर 2 और तीसरे चरण में 6 कमरों के लिए जगह। उस पर एक मंजिल तब बना लेंगे जब रिटायर होंगे। छत भी और कुछ जगह भी। इससे जमीन पर एक जगह बोझ नहीं पड़ेगा। यदि किराए पर भी मकान देंगे तो अलग अलग तरह के किराएदार मिलेंगे। लोग किस तरह खदान कर मकान बना रहे हैं। खदान की मिट्टी पत्थरों से जंगल भर दिया। कितना पैसा चाहिए आदमी को और कितनी जगह भी। ये घर, कल बच्चे नहीं रहने यहाँ, तब झाड़ू पोछा करते बूढ़ी काया थक जाया करेगी।
या कोई तय करना पड़ेगा? यदि कहीं चले गए तो फिर मकड़ियों का डेरा। लिखते हैं, मकान ठीक ही बनाया, पत्नी ठीक ही कहती थी। बुढ़ापा रोगों का घर होता है, मुश्किल होती है। गांव जाना अब वैसा नहीं रहा। क्या करेंगे? जमीन कमाई तो जाएगी नहीं। चलो 2 भाई के बच्चों को कमाने, वे भी तो अपने ही हैं, हमें जरूरत भी नहीं है। एक और पन्ने पर लिखते हैं, घर में घूमा आज, बेटे के कमरे में मकड़ी के जाले दिखे, साफ किए, थक गया, सांस भी चढ़ गई। सुलोचना नाराज हुई। जब नहीं होता तो क्यों करते हो? कल बाथरूम में गिर गया था। ये टाइल वाला बाथरूम ठीक नहीं होता, जरा सा पानी रह जाए या गीला तो पिछवाड़ा धड़ाम और हड्डियों का कबाड़ा। पर मैं बच गया। बहुत दर्द है, ठीक से चला नहीं जा रहा। उठ गया तो बैठ नहीं सकता, बैठकर उठना भी दिक्कत करता है। असल में ये पिछवाड़े और जानू की दर्द होती ही ऐसी है। शुक्र है किनारे गिरा, कहीं बाल्टी पर गिरता तो तब तो हो लिया था। सिर दीवार से टकराना था और राम नाम सत। सुलोचना से कहता हूँ कि आज फोन नहीं सुन सकूंगा। बेटे का फोन आए तो नहीं बताना। बताया ही नहीं। क्यों बताता? यदि बता देता तो वह एकदम आ जाता। वह सेंसिटिव ही बहुत है भाई, उसकी नौकरी है, वो भी प्राइवेट। वे थोड़ा भी जानते हैं कि बेटा माता पिता से बहुत प्यार करता है, उनकी परवाह करता है। एक बार इसने छुट्टी न मिलने पर नौकरी ही छोड़ दी थी, पर तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब तो पैकेज के साथ शर्त भी है। नहीं, सहन कर लेंगे। जब उसके पास जाएंगे तो वहाँ दिखा भी लेंगे। मामूली सी चोट है, कुछ टूटा नहीं है, ठीक हो जाएगी। कल अस्पताल जाना है, सुलोचना को भी दिखा दूंगा। इसे भी सिर दर्द होने लगी है, कहीं बीपी। आज बहू को ही फोन करना है, बच्चों की आवाज सुननी है। कल डॉक्टर के पास गया था, मामूली से चक्कर आ गया था। पत्नी ने जोर डाला, टेस्ट कराए, प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया है। पीएच से ठीक है, कुछ शेड सी भी है, कैंसर नहीं लगता। पर चलो आगे देखेंगे कि क्या हो गया है। बीपी भी बढ़ा है, शुगर तो है ही, पैरों में स्वेलिंग है, क्रिएटिनिन भी बढ़ी है। लिख दी ना ढेर सी दवाइयाँ, अब खाओ सुबह शाम। कल बेटी आई थी, खूब डांट डपट की। बेटे को बताने को कहा, बड़ी मुश्किल से मनाई कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना। इन छुट्टियों में वह आएगा, बहू भी आएगी, तब उनके साथ चला जाऊंगा। बेटी दवाइयों की 2 थैलियां बना गई है, एक में सुबह की और दूसरी में शाम की। शुगर चेक करने और बीपी की मशीनें ले आई है। अस्पताल जाने की काफी छूट मिल गई है। ये डॉक्टर भी क्या है, कहते हैं घी नहीं खाया करो, दूध भी डबल टोन पिया करो। अरे इन्हें कौन समझाए कि घी और मलाई से तो बॉडी को ग्रीस मिलती है। ये अंगों के कब्जे तभी तो चलेंगे, खुश्क तो अकड़ जाएंगे और दर्द करने लगेंगे। पर नहीं, इनकी साइंस मानना पड़ेगा, यही ज्यादा जानते हैं। पर ये डबल टोन दूध बहुत दुर्गंध होती है, इसमें स्वाद ही नहीं बनता। गांव में मजे हैं, माँ कैसा दूध घी बनाया करती थी। चलो क्या सोचने लगा, चाय पीता हूँ। बेटे का फोन था, पत्नी ने ही सुना। उसको इशारे से कहा कि कुछ नहीं कहना, बच्चे को परेशान नहीं करना, जब छुट्टी मिले तभी आने को कहना है। अपना दुख सबको मत बताया कर। कैसी है तू? लोग मजा उठाते हैं। कितनी बार पूछा, दीपदेव जी बेटे को बुला लेना था कि वह नहीं आता, आप अकेले, कि आप भी चले जाते विदेश, सैर भी हो जानी थी और इलाज भी। कितना आसान होता है दूसरों को सलाह देना, क्या जाता है सलाह देने में। पर एक लंबी रेखा खींची थी। सनी जानता है कि पिता के मन में जब अतिरेक होता है और बहुत कुछ कहने को, तो वे एक लंबी रेखा खींच देते हैं। एक और पन्ने पे लिखा था, बेटे के पास अच्छा समय बीता, लखनऊ में तो अच्छा ही रहा। कहता है एक नई कंपनी में जॉब मिल रही है, पर कंपनी कलकत्ता में है, विदेश में और देश के कई राज्यों में इकाइयां स्थापित करना चाहती है। उसे एक अच्छे प्रबंधक और सलाहकार की आवश्यकता है। मैंने तो कह दिया जाओ बेटा, पर बहू वो कहती है पापा नौकरी का तो शौक ही रह गया, इतनी पढ़ाई। कहा था बेटा किसी स्कूल कॉलेज में नौकरी देख, बच्चू भी साथ जाया करेगा। बोली थी पापा वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने की इच्छुक है, पर ये मानते ही नहीं। बेटा बड़ा हो जाए तो, यदि बच्चे ही देखने हैं तो फिर ये पढ़ना। एक तरह से देखा जाए तो बहू का कहना अपनी जगह सही भी है, मगर ये दुनिया तो औरत के सिर पर ही खड़ी है, वह तो घर की धुरी है। यदि वह बच्चे पैदा न करे तो कल्पना की जा सकती है, अच्छे संस्कार भी तो वही देती है। धरती है वह, सब रस सहने वाली, निगलने वाली। बहू को समझाया तो है, पर वह नए जमाने की है, अच्छी लड़की है, जुबान नहीं लड़ाती, बड़े प्यारे ढंग से जवाब देती है। कह दिया भाई दोनों तय कर लो। जानता हूँ बेटा नहीं करने देगा जॉब, इतने प्यार से मना देगा कि कहेगा अरे इतना बड़ा पैकेज है, कितना चाहिए। ये मेरे शब्द भी दोहरा देता है, पर मैं नहीं कर सका कुछ। इसकी मम्मी ने जो नौकरी की जिद पकड़ी तो पकड़ी। माता पिता चाहते थे कि बहू घर में रहे,
परंतु कितना उलझता, हार गया। ससुराल वाले भी तो इसके पक्ष में ही थे। बाद में केवल माँ ने ही कहा था, सोच ले बेटा, तू उठ जान, कल बच्चे होंगे तो कितनी अच्छी होती है माँ भी, सदैव बेटे के पक्ष में। वह नहीं बताएगा, बेटा चिंतित हो जाएगा। पर चलो, उसने कलकत्ता बुलाया है, वहाँ जाएंगे, किसी बड़े अस्पताल में दिखाएंगे। पता है वो वहीं रहने पर जोर देगा, पर ठीक रहा, अब तंदुरुस्त हूँ। कल बेटे का फोन आया, वो मेरा हाल जान कितना खुश हुआ। कहा, पापा खुश रहा करो, मम्मी से बहस नहीं करनी, आपका बीपी बढ़ जाता है। कितना भोला है। अरे अब क्या रह गया है जो बहस करनी, अब ये तो मुद्दे निकाल ही लेती है, किसी टीवी की खबर पर कि किसी टिप्पणी पर भी तुनक जाती है। कहती है जब ठीक नहीं लगता तो देखते क्यों। अब क्या बताएं, हमारे विचार तो टकराते ही रहेंगे और हम यूं ही चलते भी रहेंगे मृत्यु तक। चलो आज बेटे के कमरे में ही बैठता हूँ, नींद लगेगी तो वहीं सो भी जाऊंगा। सन्नी की आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसे लग रहा था मानो पिता उससे बतिया रहे हों। उसने डायरी से सिर हटाया और डायरी के बीच उंगली फंसा इधर उधर देखा। हॉल में पहले किसी हलचल। उसे लगा डबडबाती आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। वार्ड से भी उसी तरह कोई कुछ देर बाद आ जा रहा है। एक उंगली से आंखों की नाक वाली कोर से आंसू पोंछ लिए। यूं ही ठहरा, सोचा चलो पिता को देखता हूँ, कहीं आंखें ही न खोल दी हों। ये कभी भी हो सकता है। वे पहले आंखें खोलेंगे, फिर अवस्थिति महसूस करेंगे, तब मुंह पर रखे मास्क को हटाने के लिए कहेंगे। शायद हल्के से बतियाए भी। डॉक्टर ने ये पहले ही समझा दिया है। उसने सैया तो फिर डायरी खोली। अगले पन्ने पर लिखा था, बेटा बहू की किताब ले आया है। रात देर से भी आया, कहीं कंपनी की मीटिंग थी। पर ये किताब किस परीक्षा की तैयारी होगी। ये कंप्यूटर की किताबें तो अब समझ नहीं आती, हमारे समय में ये नहीं था। सनी सोचने लगा, विगत पन्ने पर की इबारत पढ़कर। पिता उसके कमरे में गए होंगे। पहले तो उन्होंने चारों ओर देखा होगा, लंबी सांस भरी होगी, उसकी उपस्थिति महसूस की होगी, तब उसके बिस्तर पर हाथ फेरा होगा। एक और मेज के पास गए होंगे और किताबें टेबल लैंप छूकर व्यवस्थित किए होंगे, मानो मैंने अस्त व्यस्त कर रखे होंगे। फिर पुस्तकों का रैक और अलमारी, तब कोने और छत देखे होंगे। एक झाड़न उठा सफाई करनी आरंभ कर दी होगी, थक जाने तक। खिड़की वाली कुर्सी पर बैठ कोई उपन्यास, कहानी या कोई अन्य पुस्तक देखनी शुरू की होगी। कुछ लिखा भी होगा, और यदि सफाई करते मम्मी आई होगी तो बरसी होगी, अरे अभी तो सफाई की थी कल, तुम्हें जाले कहाँ से दिखे। वे निरीह से उसकी ओर ताकते रहे होंगे या कोई उत्तर नहीं दिया होगा। माँ ने एक बार बताया था, ये जाने कितनी देर तक तेरी बुक सीने से लगाए रहे। तब पूछा था उसने, अरे पापा इसमें क्या था। उनके उत्तर देने से पूर्व राधिका ने ही कहा था, पिता का प्यार सनी। कहीं भीतर पिता ने कहा था कि बेटा तेरी उपलब्धियों की खुशी थी, कोई नहीं जानेगा। सनी ने पिता के चेहरे पर देखा था, उनकी आंखों में पानी भरा था, छलकने के करीब करीब। बोल नहीं सके। आज सोचता है अभिव्यक्ति के लिए किन शब्दों की जरूरत होती है। सदैव भीतर ही भीतर से भी शब्द यूं ही निकलते हैं। विदाई के समय का बाहुपाश कितनी गर्माहट भरा होता है, पर हमें तो चलना ही होता है, मीलों, सैकड़ों, हजारों मील उड़ना होता है, 7 समंदर पार। सनी को ख्याल आया, माँ ने ये डायरी क्यों लाई होगी। शायद उसके अनेक सवालों के जवाब देने के लिए, जिनके उत्तर देना उसे कठिन लगता रहा। जाने कितनी बार माँ ने भी पढ़ी होगी ये डायरी। वो डायरी पढ़ता ही रहता, यदि नर्स उसके पास आकर उसे संबोधित कर न कहती। सर। वो चौंका, उठ गया, डायरी हाथ में लिए। नर्स बोली, आप भीतर चलो जरा। पूछा, क्या बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भीतर गया। पिता ने आंखें खोल दी थी। वे कुछ बुदबुदा रहे थे जो समझ नहीं आ रहा था। मशीन में चल रही हरी पट्टी और गोली ऊपर नीचे अपनी गति से चल रही थी। अब मॉनिटर पर वो क्षणांश की रुकावट नहीं लग रही थी। वेंटिलेटर भी उसी तरह सभी गतियों की जानकारी दे रहा था। उनके पास खड़ी एक बड़ी नर्स ने कहा, खतरा टल गया है, कल तक और ठीक हो जाएंगे। कहीं भीतर कड़ा मन है, अभी ज्यादा बात नहीं करना। उसने सुख की सांस ली, फोन निकाला और पत्नी को मैसेंजर पर संदेश लिखा। फोन नहीं किया। सोचा कि इस समय वहाँ रात है, क्यों नींद डिस्टर्ब की जाए। वह स्टूल पर बैठ गया। सोचा, पापा अपनी बीमारी क्यों नहीं बताना चाहते थे। उसने माँ से पूछा, वह भी इतना ही कह पाई, बस बेटा, इनकी प्रकृति ही ऐसी है, ये नहीं चाहते कि इनके दुख के कारण कोई परेशान हो। मुझे भी कहाँ बताते हैं, पहले भी नहीं बताया और अब भी नहीं। चक्कर खाकर गिरते नहीं तो क्या पता चलता इनके भीतर कितना नुकसान हो गया है। और वो चुप। फिर पिता का हाथ पकड़ मशीन में चल रहे छल्ले को देखने लग जाता है। कहीं भीतर आश्वस्त, मन ही मन सोचता,
कि अब फिर अपने देश में ही नौकरी करनी होगी। बहुत हो लिया विदेश। पर राधिका तो कहती थी कि वही ले आओ। पत्नी और पिता के विचारों पर वह काफी देर तक मनन करता रहा। कुछ नहीं सूझा। मुंह से अस्फुट स्वर निकला, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ देर सोचने के बाद कहीं भीतर से आवाज आई, पर क्या वो कर सकेगा कुछ? अपने ही प्रश्न में वो उलझ गया। पिता ने फिर आंखें बंद कर दी थी। छल्ला उसी तरह उछल रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई रचना के साथ जल्दी। धन्यवाद।